पुरानी बात है, सरस्वती दरिया के किनारे एक हजारों साल पुराना शहर आबाद था, जिसे लोग सिन्हली नगरी के नाम से पुकारते थे। इस शहर के मशरिकी हिस्से में मिट्टी की एक झोंपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी औरत अपने पोते फारस के साथ रहती थी। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, आसमान पर से गरज चमक के साथ बिजली का एक गोला शहर के मरकजी मंदिर के गुंबद पर जा लगा और जोरदार धमाके से पूरा मंदिर शोलों की लपेट में आ गया। इस धमाके की शिद्दत इतनी थी कि शहर के 3 महल हिल गए, सैकड़ों दुकानें जलीं और इस आग में शहर के सबसे बड़े ताजिर मेहर बख्श का पूरा गोदाम राख का ढेर बन गया। लोग अपने घरों से नंगे पांव भागते हुए सड़कों पर आ गए। बच्चे अपनी माओं को पुकार रहे थे और बूढ़े अपने हाथ उठाकर आसमान से रहम की दुआएं मांग रहे थे। इस आफरा तफरी में किसी ने देखा कि ताजिर मेहर बख्श का बड़ा बेटा शहबाज अपनी कोठी के दरवाजे पर खून में लथपथ पड़ा है और उसकी आंखें आसमान की तरफ खुली हुई हैं। सुबह की पहली किरण फैलते ही पूरे शहर में हंगामा बरपा हो गया। लोगों ने देखा कि ताजिर मेहर बख्श का बड़ा बेटा शहबाज मुर्दा पड़ा है और उसके सीने पर छुरी का गहरा जख्म है, जबकि उसके दाएं हाथ की मुट्ठी में एक छोटी सी सोने की चाबी थी, जो उसकी जान निकलने के बाद भी नहीं छूटी थी। मेहर बख्श ने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और शहर के काजी साहब के पास जाकर चीखा कि किसी ने मेरे बेटे को कत्ल किया है, मुझे इंसाफ चाहिए, इस कातिल को सूली पर चढ़ाया जाए। काजी साहब ने पूरे शहर का मुहासरा कर लिया और हुक्म जारी कर दिया कि जब तक कातिल हमारे हाथ नहीं लगता, कोई भी शख्स शहर की हुदूद से बाहर नहीं जा सकता, ना कोई अंदर आ सकता है। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए, बाजार बंद हो गए, घरों में दूध और पानी खत्म होने लगा और बच्चे भूख से बुलबुलाने लगे। इसी शहर की एक गंदी गली के मिट्टी के मकान में वो बूढ़ी औरत अपने पोते फारिस के साथ बैठी थी। फारिस की उम्र 17 बरस थी और उसका दिल किसी पत्थर की तरह सख्त था। वो जानना चाहता था कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या हो रहा है जो हर रोज कोई ना कोई मुसीबत ले आती है। फारिस की दादी 3 दिन से बुखार में मुब्तला थीं। उनका जिस्म आग की तरह जल रहा था और बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। फारिस ने उनके सिरहाने ठंडे पानी की पटिया रखी हुई थी, लेकिन कोई फायदा ना होता था। उसने पड़ोसियों से दूध मांगा, मगर सब ने इनकार कर दिया, क्योंकि शहर में दूध की किल्लत हो गई थी। तमाम बकरियां और गायें ताजिर मेहर बख्श ने अपने फार्म में बंद कर दी थीं। फारिस ने अपनी दादी के पांव छुए और कहा, अम्मा, मैं आज रात से पहले तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊँगा, चाहे मुझे शहर की बंद दीवारें फलानी पड़े या जंगल के खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़े। उसने अपनी जेब में वो खून आलूद कपड़ा रखा जो उसे कत्ल वाली रात 3 भागते हुए आदमियों से मिला था, और एक पुरानी रस्सी लेकर शहर की पिछली दीवार की तरफ निकल गया। जब वो दीवार पर चढ़ रहा था तो उसने देखा कि नीचे कोई उसे देख रहा है। वो एक छोटी बच्ची थी जिसके हाथ में खेल का एक पुराना गुड़िया था। उसने फारिस से कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन फारिस ने उसकी बात ना मानी और दीवार फलांग बाहर जा गिरा। शहर से बाहर निकलते ही एक घना अंधेरा जंगल था, जहां दरख्त इतने घने थे कि रात में हाथ को हाथ नहीं सूझता था। फारस ने अपनी रस्सी को एक दरख्त से बांधकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। उसने बमुश्किल 50 कदम भी नहीं बढ़े थे कि उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो दरख्त के नीचे बैठा अपने कटे हुए हाथों को देख रहा था और आहें भर रहा था। उसके दोनों हाथ कोहनी से कटे हुए थे और जख्म अभी ताज़ा थे। बूढ़े ने फारस की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम शहर से बाहर कैसे आ गए? काजी ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं। फारस ने बताया कि वो दीवार फलांग कर आया है और उसे अपनी बीमार दादी के लिए दरवेश की दवा चाहिए। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें उस दरवेश तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम मुझे एक काम करोगे। इस शहर के ताजिर मेहर बख्श को बताना कि उसका पहला बेटा अभी जिंदा है और मैं वही हूँ। फारस हैरान रह गया। उसने पूछा, आप इस शहर के सबसे बड़े ताजिर के बेटे हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे मेरे बाप ने बेदर्दी से निकाल दिया और मेरे हाथ कटवा दिए। फारिस ने बूढ़े सुनार की बात सुनकर सोचा कि ये बहुत बड़ा राज है, लेकिन उसे अभी दरवेश के पास जाना है। वो बूढ़े को साथ लेकर आगे बढ़ गया और तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां जमीन अचानक खत्म हो रही थी और एक गहरी खाई थी जिसके पार से हल्की सी रोशनी आ रही थी। फारिस ने खाई के किनारे झांक कर देखा तो उसे नीचे कुछ हरकत नजर आई। वो करीब गया तो उसने देखा कि खाई के अंधेरे में बेशुमार सांप रेंग रहे हैं और उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। हर तरफ फुनकार की आवाजें थी। बूढ़े सुनार ने कहा, बेटा, यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन फारिस ने कहा, नहीं बाबा, मेरी दादी मर रही हैं, मैं किसी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगा। उसने अपनी जेब से वो खून आलूद कपड़ा निकाला और उसे एक लंबी छड़ी पर बांधकर आगे कर दिया। अजीब बात थी कि जैसे ही उस कपड़े की हवा सांपों तक पहुंची, वो सब पीछे हट गए और खाई का रास्ता खाली हो गया। फारिस ने इस मौके से फायदा उठाते हुए खाई को छलांग लगा दी और बूढ़े सुनार को भी पार उतार लिया। खाई पार करने के बाद वो एक साफ मैदान में आ गए, जहां पुराने खंडेरात थे और उन खंडेरात के दरमियान एक छोटा से कमरा था जिसमें से धुआं उठ रहा था। फारस ने करीब जाकर देखा तो एक दरवेश बैठा हुआ था जो किसी चीज को आग पर पका रहा था। दरवेश की दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर नूर था। उसने फारस को देखते ही कहा,
आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी दादी की बीमारी का इलाज मेरे पास है, लेकिन इससे पहले तुम्हें शहर में वापस जाकर एक काम करना होगा। फारस ने पूछा, क्या काम? दरवेश ने कहा, तुम्हें इस शहर के उस घर में जाना है जहां से आग लगी थी, और वहां से एक संदूक लाना है जो किसी ने छुपा कर रखा है। इस संदूक में वो किताब है जो तुम्हारी दादी को शिफा देगी। फारस ने कहा, लेकिन शहर के दरवाजे तो बंद हैं और काजी ने किसी को अंदर नहीं आने देता। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, वो संदूक शहर में नहीं, वो शहर से बाहर उस कुएं में है जिसके बारे में तुम्हारी दादी ने तुम्हें बताया था। फारिस हैरान हो गया क्योंकि उसकी दादी ने उसे कभी किसी कुएं के बारे में नहीं बताया था। उसने दरवेश से पूछा, आपको कैसे पता कि मेरी दादी ने मुझे क्या बताया और क्या नहीं बताया? दरवेश ने कहा, मैं इस शहर की हर एक गली का राज जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दादा ने अपनी मौत से पहले एक संदूक इस कुएं में छुपाया था और उस संदूक की चाबी तुम्हारे पास है। फारिस ने अपनी जेबें टटोली, लेकिन उसे कोई चाबी ना मिली। उसने कहा, मेरे पास तो कोई चाबी नहीं है। दरवेश ने कहा, वो चाबी उस खून आलूद कपड़े में लिपटी हुई है जो तुमने कत्ल वाली रात उठाई थी। फारिस ने फौरन वो कपड़ा खोला तो उसके अंदर से एक छोटी सी चाबी निकली। ये वही चाबी थी जो मेहर बख्श के मुर्दा बेटे शहबाज के हाथ में देखी गई थी, लेकिन फारिस को मालूम ना था कि ये चाबी किस दरवाजे को खोलती है। फारस दरवेश का शुक्रिया अदा करके वापस जंगल की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक और अजीब मखलूक से हुई। एक लूमड़ी जो एक पत्थर पर बैठी उसे देख रही थी और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। फारिस ने सोचा ये तो सिर्फ एक आम लूमड़ी है और आगे बढ़ गया, लेकिन लूमड़ी ने उसे आवाज दी और कहा, रुक जा फारिस, मैं तुम्हें कुएं का रास्ता दिखाऊंगी, वरना तुम खुद कभी नहीं ढूंढ सकते। फारिस चौंक कर रह गया और उसने कहा, तुम बोलती हो? लूमड़ी ने कहा, हाँ मैं बोलती हूँ, लेकिन ये राज तुम्हें किसी को नहीं बताना। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दिल के सच्चे हो। फारिस ने वादा किया और लूमड़ी उन्हें जंगल के एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसे वो पहले कभी नहीं देखा था। वो रास्ता घनी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था और उस पर कांटों के बेशुमार दरख्त थे। लोमड़ी ने फारस और बूढ़े सुनार को तकरीबन 3 घंटे तक जंगल के अंधेरे रास्तों में घुमाया। कभी वो नदी पार कर रहे थे, कभी पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे, यहाँ तक कि सूरज ढलने लगा और आसमान पर सुर्खी फैल गई। जब रात के पहले पहर में अंधेरा छा गया तो लोमड़ी रुकी और उसने अपने पंजे से जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो कुआं है जिसकी तुम्हें तलाश थी। फारस ने उधर देखा तो उसे कोई कुआं नजर नहीं आया, सिर्फ घास और झाड़ियां थीं और कुछ बिखरे हुए पत्थर थे। लोमड़ी ने कहा, इस घास को हटाओ, नीचे कुआं है। फारस ने झाड़ियां हटाई तो वाकई एक पुराना कुआं था जो घास से ढका हुआ था। उसके किनारे टूटे हुए थे और अंदर से बदबू आ रही थी। उसने अपने साथ लाई हुई रस्सी कुएं के एक पत्थर से बांधी और नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। बूढ़े सुनार ने कहा, बेटा, मैं अकेला तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे मेरे हाथ ना हो लेकिन मेरे पांव चल सकते हैं। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम दोनों नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ फारस को जाना है क्योंकि वो चाबी सिर्फ उसी के हाथ में खुलेगी। फारस ने बूढ़े को ऊपर रहने का कहा और रस्सी पकड़कर कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, अंधेरा गहरा होता जा रहा था और हवा में नमी बढ़ रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके पांव को छू रही है। उसने रस्सी छोड़ने का सोचा, लेकिन फिर हिम्मत करके मजीद नीचे उतर गया। जब वो कुएं की तह में पहुंचा तो उसने देखा कि फर्श खुश्क है और वहां पानी का कोई निशान नहीं। एक कोने में लकड़ी का एक संदूक रखा हुआ था जिस पर मिट्टी जम गई थी और उस पर मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। फारिस ने अपनी जेब से वो चाबी निकाली जो उसे खून आलूद कपड़े में मिली थी। उसने चाबी को संदूक के ताले में डाला तो बिल्कुल फट हो गई और ताला खुलते ही जोरदार आवाज हुई, जैसे 100 साल के बाद कोई दरवाजा खुला हो। उसने संदूक का ढक्कन उठाया तो अंदर से तेज रोशनी फूटी जिससे पूरा कुआं रोशन हो गया। उस रोशनी में उसने देखा कि संदूक में सोने के सिक्के रखे हैं और उनके ऊपर एक चमड़े की जली हुई किताब रखी है जिसके औराक जर्द पड़ चुके थे। फारिस ने किताब उठाई तो उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि किताब के पहले सफ़े पर उसकी दादी का नाम लिखा था और साथ ही उस तारीख के बारे में लिखा था जो आज से 50 साल पहले की थी। उसने किताब को अपने सीने से लगाया और संदूक में से चंद सिक्के निकालकर जेब में रख लिए। फिर उसने रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगा। फारिस कुएं से बाहर आया तो उसने देखा कि बूढ़ा सुनार और लोमड़ी दोनों बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। लोमड़ी ने कहा, वो किताब ले आए। फारिस ने किताब दिखाई तो लोमड़ी ने उसे छुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये वही किताब है जो मेरे मालिक ने लिखी थी। इस किताब में इस शहर के तमाम राज दर्ज हैं, इस कत्ल का राज, इस आग का राज और मेहर बख्श के खजाने का राज। बूढ़े सुनार ने कहा, तो ये किताब किसकी है? लोमड़ी ने कहा, ये उस दरवेश की है जिससे तुम मिले थे। ये किताब उसने अपने उस्ताद से हासिल की थी और अब ये फारिस के पास है। फारिस ने किताब के औराक पलटने शुरू किए तो उसने देखा कि इसमें हर घर का नक्शा था।
हर शख्स के बारे में मालूमात थीं और सबसे अहम बात यह थी कि इस किताब में मेहर बख्श के बारे में एक ऐसा राज लिखा था जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाता। फारिस ने किताब को गौर से पढ़ना शुरू किया। किताब के दरमियानी सफ़ात में मेहर बख्श का पूरा हाल लिखा था कि कैसे उसने अपने बड़े बेटे को जंगल में फेंककर उसके हाथ कटवा दिए, कैसे उसने अपनी बीवी को जहर देकर मार डाला और कैसे उसने अपने छोटे बेटे शहबाज को इसलिए कत्ल किया कि वो सच्चाई बताने वाला था। किताब में ये भी लिखा था कि वो आग जो शहर में लगी वो भी मेहर बख्श ने खुद लगवाई थी ताकि वो अपना गोदाम जलाकर इंश्योरेंस का पैसा ले सके और इस कत्ल का इल्ज़ाम किसी और पर डाल सके। फारिस ने ये सब पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शहर का सबसे बड़ा ताजिर इतने बड़े जराइम का मुर्तकिब हो सकता है। बूढ़े सुनार ने कहा, बेटा, ये वही सच्चाई है जिसकी वजह से मेरे हाथ कटे, मेरी माँ मरी और मेरा भाई मारा गया। लुमड़ी ने कहा, फारिस, अब वक्त आ गया है कि तुम ये किताब लेकर शहर वापस जाओ और काजी के सामने ये राज पेश करो, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी दादी को ये किताब दिखानी होगी क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कुछ बताना है। फारिस ने कहा, लेकिन शहर के दरवाजे तो बंद हैं और काजी ने किसी को बाहर आने या अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। लुमड़ी ने कहा, मुझे एक रास्ता मालूम है। शहर के शिमाल में एक पुरानी सुरंग है जो शहर के अंदर जाती है। वो सुरंग कभी महल का हिस्सा थी, लेकिन अब लोग उसे भूल चुके हैं। फारिस ने बूढ़े सुनार और लुमड़ी के साथ उस सुरंग की तरफ जाना शुरू किया। वो सुरंग शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के नीचे थी और उसका मुंह कांटों की झाड़ियों से छुपा हुआ था। फारिस का दिल तेज धड़क रहा था। उसे अंदाजा हो चला था कि ये सफर आसान नहीं होगा। जब वो तीनों सुरंग में दाखिल हुए तो अंदर गहरा अंधेरा था और हवा बंद थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फारिस ने किताब को खोला तो उसके सफ़ात से हल्की सी रोशनी फूटने लगी जिससे रास्ता दिखाई देने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे तक उस सुरंग में चलते रहे। कभी वो ऊंची जगहों पर चढ़ रहे थे तो कभी नीचे उतर रहे थे, यहाँ तक कि आखिरकार उन्हें एक बड़ा सा दरवाज़ा मिला जो लकड़ी का बना हुआ था और उस पर मोर्चा लग चुका था। फारिस ने उस दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो खुला और वो शहर के अंदर एक पुरानी कोठी के तहखाने में आ गए जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वो ऊपर आए तो शहर का बाजार था। लोग अपने कामों में मसरूफ थे। किसी को पता न चला कि फारिस वापस आ गया है। फारिस की आंखों में आंसू थे। वो अपनी दादी से मिलने के लिए बेताब था। फारिस सबसे पहले अपने घर गया। उसकी दादी बिस्तर पर पड़ी थीं और उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनकी आंखें धसी हुई थीं और होंठ सूख कर फट गए थे। फारिस ने किताब को अपनी दादी के सिरहाने रखा। जैसे ही किताब ने उनके सर को छुआ, उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने फारिस को देखकर कहा, बेटा, तुमने वो किताब ला दी, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। दादी ने किताब के चंद औराक पलटे और एक खास सफ़े पर अपनी उंगली रखी। उस सफ़े पर एक दुआ लिखी थी जिसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते ही उनके जिस्म का बुखार उतरने लगा और उनका चेहरा रोशन हो गया। उन्होंने उठकर बैठते हुए कहा, बेटा, ये किताब तेरे दादा की थी। उन्होंने इसे इस कुएं में छुपाया था, अब ये तेरी है। फारिस ने दादी के हाथ चूमे और कहा, अम्मा, अब मैं मेहर बख्श को उसकी सज़ा दिलाकर रहूंगा। दादी ने फारिस को बताया कि इस किताब में शहर के हर शख्स के बारे में लिखा है। जिसने कभी क्या बुरा किया या क्या अच्छा किया, सब इस किताब में दर्ज है। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हें ये किताब लेकर काजी साहब के पास जाना है। मेहर बख्श को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम इस सफ़े को देखो जिस पर तुम्हारे बाप के बारे में लिखा है। फारिस ने वो सफ़ा खोला तो उस पर उसके बाप का नाम था और उसके साथ लिखा था कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है और एक दूर दराज शहर में काजी है। उसे उसके अपने बाप ने धोखे से शहर से निकाल दिया था। फारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसे कभी पता नहीं था कि उसका बाप जिंदा है। वो हमेशा सोचता था कि वो मर गया है। उसका दिल बोझल हो गया। उसने सोचा कि इतने सालों तक वो यतीम सा जीता रहा जबकि उसका बाप कहीं जिंदा था। फारिस ने अपनी दादी को गले लगाया और कहा, अम्मा, मैं पहले इंसाफ करूंगा, फिर अपने बाप को ढूंढने जाऊंगा। उसने किताब उठाई और बराह रास्त काजी के महल की तरफ चल दिया। लूमड़ी उसके पीछे चल रही थी, लेकिन लोगों से छुपकर। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो मुहाफिजों ने उसे रोक लिया, लेकिन फारिस ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे पास वो किताब है जिसमें मेहर बख्श के बेटे के कत्ल का राज लिखा है। मैं काजी साहब से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर काजी खुद बाहर आ गए और उन्होंने फारिस को अंदर बुलाया। अंदर जाकर फारिस ने किताब खोली और मेहर बख्श के खिलाफ लिखे हुए तमाम सफ़हात काजी को पढ़कर सुनाए। काजी ने सुना तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने फौरन मेहर बख्श को तलब करने का हुक्म दे दिया। फारिस ने लूमड़ी को एक कोने में छुपा दिया ताकि कोई उसे ना देख ले। मेहर बख्श जब महल में आया तो उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ पता चल गया हो। वो कांप रहा था और उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थी। उसकी सांस फूल रही थी और हाथ कांप रहे थे।
काजी ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने बेटे शहबाज को कत्ल किया? मेहर बख्श ने इनकार किया और कहा, यह लड़का झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। फारिस ने किताब से वो सफ़ा निकाला जिस पर मेहर बख्श का कलमी निशान था। वो वही निशान था जो उसने शहबाज को मारने की साजिश लिखते वक्त इस्तेमाल किया था, और साथ ही उसने वो खून आलूद कपड़ा भी पेश किया जो उसे कत्ल वाली रात मिला था, जिस पर मेहर बख्श के एक मुलाजिम के निशानात थे। काजी ने उस मुलाजिम को बुलाया। उसने डर कर सब कुछ मान लिया कि मेहर बख्श ने उसे शहबाज को कत्ल करने का हुक्म दिया था, क्योंकि शहबाज अदालत में जाकर अपने बाप के खिलाफ गवाही देने वाला था। ये सब सुनकर मेहर बख्श के पांव उखड़ गए। वो गिरकर बैठ गया और उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी बीवी को भी जहर दिया था और अपने पहले बेटे को भी मारने की कोशिश की थी, जो बचकर जंगल चला गया था। काजी ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके सारे मालो दौलत को गरीबों में तकसीम करने का हुक्म दे दिया। सजा सुनते ही मेहर बख्श के चेहरे का रंग बदल गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग आने लगे। लोगों ने कहा, यह उसके अपने किए की सजा है। उसके दिल पर इतना बड़ा बोझ था कि अब वो बर्दाश्त ना कर सका। मेहर बख्श को उसके घर में नजरबंद कर दिया गया, जहां वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। काजी ने फारस की बहादुरी की तारीफ की और कहा, तुमने बड़ा काम किया है। मेहर बख्श की सजा के बाद काजी ने फारिस को शहर का नया वजीर मुकर्रर करना चाहा, लेकिन फारिस ने माजरत कर ली और कहा, साहब, मैं पहले अपने बाप को ढूंढना चाहता हूँ। किताब में लिखा है कि वो जिंदा है। काजी ने उसे रास्ते का खर्चा दिया और अपनी दुआ भी। फारिस ने अपनी दादी को बूढ़े सुनार के सुपुर्द किया और लुमड़ी को साथ लेकर अपने बाप की तलाश में निकल गया। लुमड़ी ने उसे जंगल के वो रास्ते दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो पहाड़ों पर चढ़े, दरियाओं को पार किया और 7 दिन 7 रात के सफर के बाद एक बड़े शहर में पहुंचे, जहां फारिस के बाप काजी थे। फारिस ने जब उस शहर को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। ये शहर उसके शहर से भी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। फारिस जब अपने बाप के सामने पहुंचा तो उसके बाप ने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगता था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। फारिस की आवाज़ में लर्जिश थी और उसके हाथ कांप रहे थे। बाप ने बताया कि उसे उसके अपने बाप मेहर बख्श ने धोखे से शहर से निकाल दिया था और झूठ बोला था कि उसकी बीवी और बेटा मर गए हैं। उसे ये कभी पता न चला कि उसका बेटा जिंदा है और इसी शहर में रह रहा है जहां से उसे निकाला गया था। बाप ने फारिस को सीने से लगाया और कहा, बेटा, 20 साल मैंने तुम्हें ढूंढा, आज मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। फारिस ने अपने बाप को अपने पास चलकर रहने की दावत दी। बाप ने फौरन कबूल कर ली और अपना ओहदा छोड़कर फारिस के साथ उसके शहर चला आया। फारिस जब वापस अपने शहर आया तो उसने देखा कि उसकी दादी बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी हैं और बूढ़े सुनार ने उनकी बहुत खिदमत की थी। फारिस ने अपने बाप को दादी से मिलाया तो दादी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर सब सच मान लिया और अपने बेटे को गले लगा लिया। तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। फारिस ने अपने बाप के मशवरे से शहर में एक मदरसा खोला, जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देता था और किताब के इल्म को लोगों तक पहुंचाता था। लोमड़ी अब शहर के बाहर जंगल में रहती थी, लेकिन हर रोज शाम को वो फारिस से मिलने आती और वो दोनों घंटों बातें करते रहते थे। फारिस ने अपने बाप के लिए घर में एक अलग कमरा बनवाया और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। अब उसका खानदान मुकम्मल हो चुका था।